Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be discussing about part 2 of this unit, that is valuation of goodwill. हमने इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि गुडविल क्या होता है, उसकी नीड क्यों पड़ती है, लाइक हम वैल्यूएशन करते क्यों हैं. दैन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के अंदर हम जितने भी गुडविल के फॉर्मूलाज हैं वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. देखो, मेथड्स फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल. कितने टाइप के मेथड्स हैं सबसे पहले तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो 2 मेन मेथड्स है. सबसे पहला आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एक मेन मेथड है. देन सेकेंड मेन मेथड कौन सी है, सुपर प्रॉफिट मेथड. इन दोनों के अंदर सब डिवाइडेड पार्ट्स दिए हुए हैं. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. देन आता है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड उसके अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो इन टोटल हमारे पास 5 मेथड होंगी इस चैप्टर के अंदर, जिसके हम सम्स भी देखेंगे इन लेटर ऑन वीडियोस एंड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये सबसे सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है एंड इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं. क्या स्टेप है, ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट. स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा. सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दी हुई है. फॉर्मूला क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने साल का ये प्रॉफिट है, 2015 का इतना, 16 का इतना, 17 18 का इतना. तो इसको आपको सबको प्लस करना होगा, इधर सम करना होगा एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ये भी आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, ठीक है. या तो आप गिन भी सकते हो कि कितने साल का प्रॉफिट है. गुडविल, अब स्टेप 1 होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट. जब हमें ये मिल जाता है उसके बाद हमें उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी होती है. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. यानी कि इसका जो आंसर आया स्टेप 1 का आंसर हम यहाँ रखेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये आपको इन क्वेश्चन गिवन होगा. इन क्वेश्चन हमारी फर्स्ट मेथड, इसी के साथ हमारी फर्स्ट मेथड होती है कंप्लीट. आई नो बहुत ज़्यादा इजी है. अब हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर. सेकंड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये सिंपल एवरेज थी. इसके अंदर आपको कुछ नहीं बनाना होता, कुछ कॉलम नहीं, कुछ रो नहीं, कुछ नहीं. अब आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये हम कब यूज़ करते हैं तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ. देखो, हम सिंपल एवरेज यानी कि ये वाली मेथड तब यूज़ करते हैं जब जो हमारा ईयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट जो हर साल का है 15 16 17 18, वो क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है. यानी कि एक साल 5,000 हुआ, फिर 10, फिर 7, फिर 15 हो गया. तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है. अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, कंटिन्यूसली नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा हो, इन शॉर्ट अगर आपका प्रॉफिट जो है वो हो रहा है फ्लक्चुएट, तब हम यूज़ करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. और जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, कंटिन्यूसली यानी कि 5,000 से 10,000 हुआ, 10,000 से 15, फिर 20, फिर 25 या फिर 30 से 50, 50 से 150, यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तब हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का. इतना समझ आ गया. अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इन दोनों से पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है. उस टेबल को मैंने शॉर्ट में ड्रॉ करा है. अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ. देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ईयर. जो हमें ईयर गिवन होते हैं क्वेश्चन में, हमें वो लिखने होते हैं इधर. देन आता है प्रॉफिट का कॉलम, देन आता है वेट्स एंड देन वेटेड प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट में हम प्रॉफिट और वेट्स का टोटल मतलब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. जैसे प्रॉफिट आया हमारा 1 लाख और वेट है हमारे 1 2 3 ऐसा करके, तो 2 वेट है समझ लो. तो 1 लाख इंटू 2 तो 2 लाख हुआ, तो वेटेड प्रॉफिट आएगा 2 लाख. ये हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको इजीली समझ आ जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स. ये आपको कहाँ से मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट आपको लास्ट के कॉलम में से मिलेगा. इन सबका आप टोटल करोगे तब. और वेट्स कहाँ से मिलेगा, लास्ट सेकंड के कॉलम में से जब आप टोटल करोगे तब. ये वाला आपको मिलेगा लास्ट से
और ये लास्ट सेकंड यानी कि ये वाले कॉलम से, ठीक है। स्टेप 2 हमें गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल का सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल एवरेज है और यहाँ पे वेटेड एवरेज कर दिया है और रेस्ट सेम है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो होता है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो सेम है इन बोथ द मेथड्स, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है, अगर क्वेश्चन में लिखा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि वेटेड एवरेज से करना है या फिर सिंपल एवरेज से करना है, तब आपको ये चेक करना है कि प्रॉफिट क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज आएगी। अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है खाली, मतलब एक साल में बढ़ रहा है, दूसरे साल में फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर एकदम से बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा है तो हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड मेथड की ओर, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड जो है ये थोड़ी लंबी है एंड ये मेथड के जितने भी स्टेप्स हैं आपको प्रॉपर्ली याद रखने होंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। देन थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। ये मेथड के सम्स जब भी आएंगे तब आपको 4 स्टेप्स कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहला क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट। To find out average net profit, first we need to find out average profit. हमने यहाँ पे सीखा कि हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलता है। हमें एवरेज नेट प्रॉफिट जब भी फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा, जो हमने लास्ट पेज पे सीखा, ये वाला, ठीक है। रूल्स ऑफ फाइंडिंग एवरेज प्रॉफिट। हम कैसे फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट को, तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। जब भी प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा हो तो हम यूज़ करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। जब प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा हो तो हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। और जब किसी एक साल का प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर ही, तो हम उसको डायरेक्टली कंसिडर कर लेते हैं। When only 1 year profit is given, consider it as average profit. तब हम उसको एवरेज प्रॉफिट की तरह कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आपको अगर एक साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है तो डायरेक्ट आपको उसको ले लेना है एज एन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने आगे भी देखा इन दोनों में। अब हम देखते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। नेट प्रॉफिट यानी सारा टैक्स, सारे कुछ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को माइनस करके, डिविडेंड को माइनस करके, जो हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो बचता है, एवरेज नेट प्रॉफिट, वो कैसे मिलता है वो देखने वाले हैं अब हम। तो एवरेज नेट प्रॉफिट जब फाइंड करना होता है तब इसकी फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स कहाँ से मिलेगा आपको, तो हमने जो ऊपर ये वाला स्टेप्स करा होगा ना, हमने जब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करा होगा तो जो प्रॉफिट हमें मिला है वो हम देंगे इधर एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। फर्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ पे करा, ये वाला स्टेप या फिर ये वाला स्टेप, जो कोई भी है, उसका आंसर होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपको क्वेश्चन में टैक्स दिए रखा होगा, अगर नहीं दिया रखा तो यहाँ पे सिंपली डैश कर देना, लेकिन ये फॉर्मेट जरूर लिखना। अगर कोई अमाउंट नहीं है इधर तो यू कैन पुट डैश। देखो फिर आपको माइनस करना है टैक्स। टैक्स जैसे 50% दिया होगा, 20% दिया होगा, 10% दिया होगा, तो आपको इसका एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे सपोज 1 लाख आया, उसमें से हमें माइनस करना है टैक्स, तो 1 लाख माइनस 10%। तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स को हम माइनस कर रहे हैं। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिलता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स बात करने के बाद वाला प्रॉफिट जो बच गया है उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि हम आगे की वीडियो में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की जो लिस्ट है वो आपको याद रखनी होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड में, और इधर भी काम आएगी। क्यों इधर काम आएगी? क्योंकि उस लिस्ट के अलावा जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो हमारी कौन सी कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बताऊंगी, ना कि नॉन ट्रेडिंग की, ठीक है। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आपको क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ हो तो उसके साइड में परसेंटेज दे रखे होते हैं, तो उससे हम मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन रखते हैं कैलकुलेटर में, एंड देन जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो हमें इसको भी माइनस करना होगा। ये पूरा फॉर्मेट आप याद कर लेना, क्योंकि इस फॉर्मेट के बाद ही आपके सारे स्टेप्स पॉसिबल होंगे। फिर इस सब कुछ करने के बाद हमें एट द एंड क्या मिलेगा, एवरेज नेट प्रॉफिट।
ये सारा कुछ हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा होता है स्टेप 1 पूरा कंप्लीट ये वाली मेथड का। कौन सी मेथड का? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड स्टेप, इसके अंदर सेकेंड स्टेप क्या है? कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टेप 1 का जो आंसर आया कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, जो हमारा इधर से हमें आंसर मिला उसको हम इधर पुट करेंगे। इधर पुट करने के बाद हम डिवाइड बाय करेंगे ERR मल्टीप्लाई बाय 100। अब ERR क्या होता है? तो यहाँ मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा ही होगा, सारे क्वेश्चन में प्रोवाइड करा ही रहता है ये, जिसको हम इन शॉर्ट ERR भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको तो आपको याद कर लेना है, इसका कोई कुछ है नहीं ऐसा कुछ समझाने जैसा। देन इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है जिसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है सबसे पहले तो, और इसको थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। तो इसके सारे स्टेप, सारे रूल्स जो है वो आपको याद रखने होंगे, तभी आपका सम्स इजीली हो पाएगा। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल रियल असेट्स माइनस टोटल रियल लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। याद रखना, इधर क्या था? इधर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड था और इधर कैपिटल है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो देखो, बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो ये वाली साइड होती है, ये होती है असेट की, ये होती है लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ के साथ क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? कैपिटल। तो आप याद रखना कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल भी होते हैं। ये मत याद रखना कि इक्विटी होती है, क्योंकि यहाँ कोई इक्विटी नहीं लिखना है, यहाँ आपको लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से याद रखना कि टोटल रियल असेट्स आ गए, टोटल रियल लायबिलिटीज आ गई और माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। डिविडेंड किधर है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड है, इधर क्या है? इधर कैपिटल है। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल रियल असेट्स के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है फिक्स्ड असेट, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं नॉन करंट असेट्स। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आती है, जिसको हम बोलते हैं अनकोटेड या अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। इसकी पूरी लिस्ट हम पीछे के पेजेस में हम डिस्कस करेंगे। देन थर्ड इसमें आता है करंट असेट। ये तीन चीज़ें आती हैं हमारे टोटल रियल असेट्स के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला फिक्स्ड असेट, देन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड देन करंट असेट। फिर से फिक्स्ड असेट, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं अनकोटेड या अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड करंट एसेट्स। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ कुछ, जिसको मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। देखो, सबसे पहला है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का क्या है? तो फिक्स्ड असेट डिवाइडेड है दो भागों में। सबसे पहला है टेंजिबल असेट, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग किस में आ जाती है? जिसको हम देख सकते हैं, हम बिल्डिंग को देखते हैं, हम उसको छू सकते हैं। फर्नीचर, फिक्सचर, जैसे मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास पेन है, तो ये क्या है? मैं इसको देख सकती हूँ, मैं इसको छू सकती हूँ, तो ये क्या हुआ? ये हमारा आता है टेंजिबल असेट्स के अंदर। दूसरे आते हैं इनटेंजिबल असेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हम उसको फील कर सकते हैं, तो वो आते हैं इनटेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट का क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है? फॉर्मूला नहीं, रूल क्या है? तो देखो, जब मार्केट वैल्यू गिवन होगी या फिर न्यू वैल्यू गिवन होगी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर की या किसी भी चीज़ की ऑफ टेंजिबल असेट्स, तब हम मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। और अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसकी बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब ये क्या बोल दिया मैंने? तो देखो, आपकी बैलेंस शीट है और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी रहती है ना, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब हम कैसे याद रखते हैं? देखो, तो ये होती है हमारी, देखो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की वैल्यू जो उसके अंदर लिखी रहती है, ये जैसे बैलेंस शीट है, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है 1,00,000, 20,000, ये सारी कुछ हम बोलते हैं इसको बुक वैल्यू। बुक वैल्यू BB से भी याद रख सकते हो आप। अब उसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखे होंगे कि डेटर्स को इतना माइनस करो, स्टॉक इतने से बढ़ गया, घट गया, लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो या कुछ भी करो, तो एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दे रखी होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू।
तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 9 लाख थी, अब 10 लाख हो गई, तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दे रखी होगी ऑफ टेंजिबल असेट, वो आपको मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी होगी अगर दे रखी है तो। अगर नहीं दे रखी तो बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू लिखी है असेट की वही कंसिडर कर लेनी है, ठीक है। अगर दे रखी है तो हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि एडजस्टमेंट वाली वैल्यू को, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। और अगर नहीं दिया है तो हम बुक वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। देन आता है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इसके अंदर का रूल क्या है? देखो, इसमें रूल ये है कि जब भी आपको मार्केट वैल्यू गिवन है, यानी कि एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू दी है गुडविल की, तो आप मार्केट वैल्यू कंसिडर करो। और अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी तो वैल्यू कंसिडर करो 0। ये ओ नहीं है, ये क्या है? 0। पिछले वाले में ये था कि मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है तो बुक वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, यानी कि बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू दे रखी है वो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इधर अगर बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दी हो तब भी हम 0 ही कंसिडर करेंगे। ये इसका रूल है, ये आपको याद रख लेना है। याद रखना, टेंजिबल में इफ मार्केट वैल्यू इज गिवन कंसिडर मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन कंसिडर बुक वैल्यू। इंटेंजिबल में when market value is given consider market value, if market value is not given then consider the value of intangible asset as 0। 0 यानी कि कुछ भी नहीं लिखना है, डैश वैश कुछ भी नहीं, कुछ लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है। देन आता है बी, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। हमने टोटल रियल असेट्स का जो यहाँ पे कॉलम था फिक्स्ड असेट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की अपनी लिस्ट है पूरी। यहाँ क्या लिखा है तो देखो, लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। ये आप याद कैसे रखोगे? तो याद रखना, यहाँ पे पहले 3 जो हैं वो फंड से रिलेटेड हैं, पहले 3 फंड से रिलेटेड हैं। फिर सेकंड और थर्ड में डी और डी से है। फिर है कंपनी, लाइसेंस, और ये इसका दूसरा नाम है। फिर से कैसे याद करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन डेप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन फंड। पहले 3 में फंड है, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन फंड, जिसको हम सिंकिंग फंड भी बोलते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन फंड को हम सिंकिंग फंड भी बोलते हैं। पहले 3 में फंड आएगा, फिर उसके बाद डी से स्टार्ट है। फोर्थ में क्या है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी, उसके बाद लाइसेंस, कंपनी को लाइसेंस मिला, ऐसे याद रखो, इन्वेस्टमेंट टू गेट लाइसेंस। और लास्ट का कौन सा है? 4th, 5th, 6th पॉइंट क्या लिखा है? अनकोटेड अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। ये इसका दूसरा नाम भी है, तो आप याद रखना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को और क्या बोलते हैं? अनकोटेड अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। एंड यही इसकी लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा 6ठा पॉइंट आता है, ठीक है। फिर से ट्रिक टू लर्न, कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले है 3 फंड, उसके बाद सेकंड और थर्ड में डी से स्टार्ट है, फिर कंपनी को लाइसेंस मिला, और 6 क्या है? अनकोटेड अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट, जो कि दूसरा नाम है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन डेप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन फंड, जिसको हम सिंकिंग फंड भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट टू गेट लाइसेंस, अनकोटेड एंड अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? इसको 1-2 बार दोहराओगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब इसका रूल क्या है? इसका क्या रूल है तो हम देख लेते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू इज गिवन कंसिडर मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन देन कंसिडर बुक वैल्यू। सेम टेंजिबल असेट का जो रूल था ये यहाँ पे इम्प्लाई होता है कि अगर मार्केट वैल्यू दी है, एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू दी है तो उसको डायरेक्टली कंसिडर कर लो, अगर नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू दी है उसको कंसिडर कर लो सिंपली। देन आता है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट में क्या क्या इंक्लूड है? डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश। इसका क्या रूल आता है? कंसिडर द वैल्यू ऑफ करंट असेट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, C.A यानी कि एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इधर यहाँ पे यही बोल रहा है कि कुछ भी अगर आपको एडजस्टमेंट में वैल्यू दे रखी है या फिर बुक वैल्यू जो कुछ भी दे रखी है, जैसी भी दी है उसको सिंपली एज इट इज कंसिडर कर लो। इतना दिमाग नहीं लगाना कि बुक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर कर लेना है। इसका यही सिंपली रूल है, ठीक है। इतना समझ आ गया? हमने टोटल रियल असेट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल रियल लायबिलिटीज को।
टोटल रियल असेट्स के अंदर कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। सबसे पहला हमने देखा था टोटल रियल असेट्स के अंदर इंटेंजिबल और टेंजिबल के बारे में। फिर हमने देखा पूरी लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर 6 पॉइंट है। फिर हमने देखा करंट असेट्स के अंदर। ठीक है, इतना हमने अभी तक देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं टोटल रियल लायबिलिटीज। टोटल रियल लायबिलिटीज का जो सेक्शन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? तो सबसे पहला है नॉन करंट लायबिलिटीज, देन इट इज करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? तो बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, कोई लोन लिया है हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो ये सब कुछ आता है नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, जो मोर देन 12 मंथ्स है या फिर मोर देन 1 ईयर है। देन आती है करंट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हमें देना बाकी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम हमें एडवांस में मिल चुकी है लेकिन हमें उसको सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ये आता है करंट लायबिलिटी के अंदर। तो देखो इसका रूल क्या है, करंट लायबिलिटी का रूल या फिर नॉन करंट लायबिलिटी का रूल सेम है। कंसिडर वैल्यू ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको डायरेक्टली कंसिडर कर देना है। ये इसका रूल है बेसिकली। नोट, डू नॉट कंसिडर फिक्टिशियस असेट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आंसर लाने के लिए तो आपको ये कुछ 2 से 3 पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। क्या है वो पॉइंट? कि जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यही जो हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था ना, टोटल रियल असेट्स माइनस टोटल रियल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो इसके अंदर आपको फिक्टिशियस असेट जो होते हैं उसको नहीं कंसिडर करना रहता। फिक्टिशियस असेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, शेयर डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है? लेट्स सपोज कि मैंने अभी खर्चा कर दिया है एडवर्टाइजिंग कंपनी पे, यानी कि मैंने एडवर्टाइजमेंट निकाली अपने बिजनेस की, थोड़ा प्रमोशन करा, तो ये क्या है, मेरे लिए अभी खर्चा है, लेकिन इन फ्यूचर में जो उसका बेनिफिट मिलने वाला है कि लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो मेरे बिजनेस की सेल बढ़ेगी, तो ये क्या है, एक फ्यूचर का मैंने सोचा कि हो सकता है मैं एडवर्टाइजमेंट करूं तो मेरी सेल्स बढ़े, तो ये क्या है, एक एक्सपेंस है, लेकिन फ्यूचर में मुझे इससे बेनिफिट होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। तो इस टाइप के असेट जो है वो कैलकुलेट नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, डू नॉट कंसिडर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी टाइप के इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्या बोलते हैं, जितने भी चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब हम आते हैं कौन से स्टेप पे, फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर क्या बोलता है, गुडविल। गुडविल कैसे मिलेगी हमें, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट जो हमने ईआरआर वाली देखी थी, कहाँ चली गई, ये रही, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये, सेकेंड में से थर्ड स्टेप माइनस करना है तो हमें मिलेगी गुडविल। 4 के 4 स्टेप्स हमने पूरे अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला था एवरेज नेट प्रॉफिट, ये हमें मिलेगा, पहले 2 जो हमने ये चीज़ें देखी थी यहाँ से हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट, इसकी वैल्यू इधर रखेंगे, ईआरआर क्वेश्चन में दे रखा होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड होता है, तो टोटल रियल असेट्स माइनस टोटल रियल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। इन सारे रूल्स जो हैं ये सारे के सारे आपको रिवाइज करने होंगे, तभी आप क्वेश्चन का आंसर ला पाओगे। तो ये थे हमारे कुछ 4 टोटल स्टेप्स टू फाइंडिंग आउट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारी तीनों जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल लो या एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल लो, इसके तीनों अलग अलग मेथड्स होते हैं कंप्लीट। अब सिर्फ 2 मेथड रह गई हैं लास्ट की, जिसको हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स याद हो गए हैं तो ये तो आपको ईजिली आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो देखो, सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज नेट प्रॉफिट एज पर लास्ट मेथड। तो अगर आपको ये याद हो गया ना, ये चीज़ आपको अगर याद हो गई तो आप ये निकाल पाओगे, इस मेथड का ये भी निकाल पाओगे, ये भी निकाल पाओगे, सब कुछ इजी है। आपको सिर्फ एक मेथड ध्यान रखनी होगी, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, तो आपको ये सारा कुछ इजीली आ जाएगा। स्टेप 1 इज एवरेज नेट प्रॉफिट एज पर लास्ट मेथड। जो हमने लास्ट सीखा सेम उसकी तरह ही है।
स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर लास्ट मेथड, जो हमने देखा था ना, टोटल रियल असेट्स माइनस टोटल रियल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम टू सेम एज इट इज है। देन आता है एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, ये एक नया स्टेप है इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर मिला उसको मल्टीप्लाई बाय ईआरआर एंड डिवाइड बाय 100 करते हैं। इधर हमने करा था कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये हमने निकाला था एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय ईआरआर, लेकिन इधर हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय ईआरआर। यहाँ पे ये अलग था और ये डिवाइड में था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में 100 है, इतना याद रखना। फिर आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप माइनस थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या फिर इसका दूसरा नाम है नॉर्मल प्रॉफिट, एंड इसका जो आंसर मिला उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से हम फाइंड करते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, जो कि हमें यहां से मिला है। फिर उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी, आपका ईआरआर और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्या हमने अभी तक डिस्कस करा, हमने अभी तक टोटल 4 मेथड डिस्कस कर ली है मोटी मोटी। सबसे पहले हमने देखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 3 हमारी आती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में। देन इधर बचती हैं 2, एक होती है सुपर प्रॉफिट और हमारी लास्टली कौन सी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारी लास्ट मेथड से। लास्ट मेथड मतलब कौन सी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से पूरी की पूरी सिमिलर ही है। चेंज किस में है, चेंज है सिर्फ और सिर्फ गुडविल वाले स्टेप्स में, बाकी ये पूरा सेम है। सबसे पहला एवरेज नेट प्रॉफिट, इधर भी है इधर भी है। सेकेंड इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इधर भी है इधर भी है। थर्ड इज एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, जो इधर भी है इधर भी है। फोर्थ इज सुपर प्रॉफिट, जो ये सेम फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी सेम रहने वाली है एज इट इज, सिर्फ चेंज इसमें है गुडविल में। गुडविल की फॉर्मूला चेंज क्या है, तो इसमें हम सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय ईआरआर करते हैं। उसमें हमने मल्टीप्लाई में लिया था, कहाँ लिया था, ईआरआर इधर लिया था, लेकिन गुडविल के अंदर हमने इसको कैसे फाइंड करा था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इधर हम फाइंड करेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय ईआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। हमारी 5th एंड द लास्ट मेथड थी, ये हमारी 5th और लास्ट मेथड थी। हम क्विकली एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम तब यूज़ करते हैं प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा हो। सेकेंड मेथड हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 4 स्टेप है। एवरेज नेट प्रॉफिट, जिसके अंदर हमें टेबल बनानी होती है। फिर आता है कैपिटलाइज प्रॉफिट, डिवाइड बाय हम उसको करते हैं ईआरआर से। ईआरआर का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें इन क्वेश्चन गिवन होगा। थर्ड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, टोटल रियल असेट्स माइनस टोटल रियल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये भी हम पूरा टेबल बना के फिर कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर जो आया उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमें ध्यान रखनी होगी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की लिस्ट, क्योंकि इसी लिस्ट के हिसाब से हम क्या डिसाइड करते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, यानी इस लिस्ट के अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट बचे उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये लिस्ट ध्यान रखेंगे तब हमें इसकी अपोजिट जो भी चीज़ें गिवन होंगी वो हमारी हो जाती हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। फिर हमें माइनस करनी होगी टोटल रियल लायबिलिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे मिलेगी, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट सेकंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। फोर्थ मेथड कौन सी है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो एवरेज नेट प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका दूसरा नाम है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं। देन आता है सुपर प्रॉफिट और गुडविल। लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारी लास्ट मेथड है। ये सारे स्टेप्स जो हैं सेम टू सेम हमारे फोर्थ मेथड जैसे हैं, सेम एज फोर्थ मेथड जो कि थी सुपर प्रॉफिट। चेंज सिर्फ लास्ट मेथड में है, लास्ट स्टेप में है।
सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं ERR से और मल्टीप्लाई हम 100 कर देते हैं। तो आई होप आप सबको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी स्टेप्स थे इसको समझने के लिए हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इन PDF फॉर्म, सो यू ऑल कैन नोट इट डाउन, या फिर आप प्रिंट करा सकते हो उसकी। सो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड मैं पार्ट 3 में इन सारे के सम्स कराऊंगी धीरे करके। सो हम सारी मेथड को डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 इसके सम देखेंगे एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अगर आपको चाहिए कि मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊँ तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कि आपको नहीं समझ में आया तो आप वो पूछ सकते हो। एंड या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।